इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखा था और उसकी उससे संबंधित कुछ और भी बातें रह गई थी जो मुख्यतः थी प्रमुख संविधान संशोधनों में जो नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त कोर्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए, कुछ संविधान संशोधन द्वारा प्रावधानों को लागू करने की कोशिश की गई या लागू कर दिया गया, तो उनको देखेंगे। इसके बाद एक एक और चैप्टर आता है मूल कर्तव्य का, तो उसको भी संक्षेप में शॉर्ट में उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उससे संबंधित कुछ कोर्ट के फैसले और संविधान संशोधनों के बारे में कि क्या कहा गया। तो दोस्तों क्या है कि हमारे यहाँ मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर एक झगड़ा या विवाद हमेशा से रहा है। जब से संविधान लागू किया गया उसी समय से यह विवाद चलता रहा कि मूल अधिकार ऊपर है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऊपर हैं। तो उस संबंध में ही कुछ संविधान संशोधन भी लाए गए और कोर्ट के द्वारा उस संबंध में फैसले भी दिए गए। तो इसी में जो पहला मामला आता है वह 1951 का ही है, चंपकम दोराइजन केस। तो इसमें जो बात की गई थी कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो पक्ष रखा गया था उसमें कहा गया था कि उसने अनुच्छेद 39 में जो प्रावधान किए गए हैं उनको लागू करने के लिए मूल अधिकारों को वरीयता दी है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उनके इस तर्क को नकार दिया था और कहा था कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर है। इस केस के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाई है चंपकम दोराइजन केस में, उसको आप देख सकते हैं वहाँ पे। अब एक 29वां संविधान संशोधन 1972 में लाया गया था। तो इसमें प्रावधान किए गए थे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है या उसमें बदलाव किया जा सकता है। अब इसी 29वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती केस में चैलेंज किया गया था। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि मूल अधिकार ऊपर हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व उससे नीचे आता है, मूल अधिकारों को ऊपर रखा गया था इस फैसले में। अर्थात केशवानंद भारती केस में मूल अधिकारों को ऊपर रखा गया था। अब आते हैं 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था और इसे एक लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत कुछ नीति निर्देशक तत्वों के रूप में कुछ और भी प्रावधान शामिल किए गए थे। तो वो प्रावधान कौन कौन से थे? तो 3 प्रावधान शामिल किए गए थे, एक 39A, 43A और 48A। इन 3 प्रावधानों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। 39A में क्या कहा गया? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता की बात की गई थी। इसका डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी किया हुआ है, इसको भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त 48A में पर्यावरण एवं वन जीवों के संरक्षण की बात की गई थी। तो इन 3 प्रावधानों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। अब एक आता है महत्वपूर्ण केस मिनर्वा मिल का। मिनर्वा मिल केस 1980 में। तो इसमें कोर्ट ने एक तरीके से क्लियर कट जजमेंट दिया था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो हैं कोई ना तो कम है ना ज़्यादा है, बल्कि दोनों बराबर हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था कि इसमें
फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को बराबर माना था और एक दूसरे के पूरक बतलाया था। अब फिर आता है 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है और जो अनुच्छेद 40 में प्रावधान थे कि पंचायतों का गठन किया जाएगा, ग्राम पंचायत की का गठन किया जाएगा, तो उससे संबंधित जो भी प्रावधान थे वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल कर लिया गया और पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब आता है एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। तो इसके अंतर्गत 3 जगह पे परिवर्तन हुए थे संविधान में, मूल संविधान में। पहले क्या था कि 45वें अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। तो उस प्रावधान को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21A के रूप में मूल अधिकार बना दिया गया। अब अनुच्छेद 45 वहाँ से रिक्त हो गया, तो वहाँ पे व्यवस्था की गई कि 6 से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। तो अब तीसरा जो प्रावधान किया गया था कि इसी को मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया था 11वें कर्तव्य के रूप में, कि हर माता पिता और संरक्षक की यह जिम्मेवारी होगी कि 6 से 14 साल के उम्र के जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे या शिक्षा का पर्याप्त मौका या अवसर देंगे। तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 जगह परिवर्तन किए गए थे, 3 जगह प्रावधान किए गए थे। तो अब हम आते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। तो हमारे मूल संविधान जो था उसमें मूल कर्तव्यों का कहीं कोई वर्णन नहीं था, कहीं कुछ उसका जिक्र नहीं था, परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया और एक नया भाग 4A जोड़ा गया और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A जोड़ दिया गया। भाग 4 के अंतर्गत ही एक भाग 4A जोड़ा गया और उसमें अनुच्छेद 51A लाया गया और उसी के अंतर्गत मूल कर्तव्यों के बारे में बतलाया गया है। तो हमने शुरू में जो कहा था कि हमारे मूल संविधान में 22 भाग हैं, तो यह जो वर्तमान में बढ़कर 25 हो गए हैं। तो 23वां जो भाग जो ऐड हुआ था वह यही था, भाग 4A। कई लोग इसे 4 का उपभाग भी कहते हैं कि भाग तो 22 ही है लेकिन उसमें उपभाग के रूप में शामिल हो गया, और कई मानते हैं कि 25 भाग हो गए हैं। तो आप दोनों चीज़ों को जानेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? 1976 में, इमरजेंसी के समय में, और यह एक समिति बनाई गई थी इस संबंध में, जिसे स्वर्ण सिंह समिति कहा जाता है। तो उसको यह जिम्मेवारी दी गई थी कि मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल करने के संबंध में अध्ययन करे और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे। तो वो उस समिति ने अपनी एक अध्ययन करके अपना सुझाव दिया था और उसी के अनुसार से मूल कर्तव्य में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही थी, परंतु 2 अन्य मूल कर्तव्य भी जोड़े गए और 10 शामिल किए गए थे कर्तव्य। अब एक और जो बात आती है कि कर अदायगी को भी मूल कर्तव्य बनाने के लिए इस समिति ने सुझाव दिया था। अर्थात स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था कि हर नागरिक का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वह ईमानदारी से कर का अदायगी करे, तो इसे भी शामिल किया जाए, परंतु इसे अब तक शामिल नहीं किया गया है। एक और जो जानने की बात है कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जो शामिल किए गए हैं वह पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित है। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर हमारे संविधान में इसे शामिल किया गया।
अब आते हैं कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था एक 11वां मूल कर्तव्य, तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसको हमने डिस्कस कर लिया है, तो अलग से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक और जो महत्वपूर्ण बात आती है वह है कि मूल कर्तव्य हैं वो किस तरीके के हैं। तो यह एक सांविधिक कर्तव्य है। सांविधिक कर्तव्य अर्थात कि जिनका कि संविधान में वर्णन है, परंतु मूल कर्तव्यों को किस प्रकार से लागू करने की कोई बात नहीं की गई है। अगर कोई नागरिक इसका पालन नहीं करता है तो उसको क्या सजा हो सकती है, इन बातों का कोई प्रावधान अब तक नहीं है। परंतु संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह चाहे तो मूल कर्तव्यों का पालन न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान करे, इसके संबंध में कानून या विधि बनाए, यह संसद को शक्ति दी गई है। तो संसद को तो शक्ति है, किसी भी विषय पर वो कानून बना सकती है, तो मूल कर्तव्यों के संबंध में भी वो कानून बना सकती है। एक और जो जानने की बात है कि मूल कर्तव्य जो है वो सिर्फ नागरिकों के ऊपर में लागू होते हैं। नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं कहने से मतलब है कि हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में जो विदेशी रहते हैं उन विदेशी लोगों पर मूल कर्तव्य के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिससे सवाल या प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन्हीं को आप याद रखेंगे और जानेंगे। बाकी जो 10 और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं उनको आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो इससे प्रश्न ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, कहीं कहीं मुख्य परीक्षाओं में या जो रेगुलर कॉलेज के या स्कूल के जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो संक्षेप में इसको हम जान लेंगे कि क्या क्या है। तो पहला क्या है, संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को अपने मन में संजो के रखना। तीसरी है संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा। चौथा है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना। देश की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और अगर आह्वान किया जाए तो वह देश सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। यह आह्वान किसके द्वारा की जा सकती है, तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, प्रधानमंत्री के द्वारा या राज्यपाल या मुख्यमंत्रियों के द्वारा आह्वान किए जा सकते हैं। तो उनके आह्वानों का पालन करना भी हमारा कर्तव्य बतलाया गया है। इसी तरीके से समरसता एवं भातृत्व का पालन समाज के रूप में या देश में हम जो रहते हैं तो आपसी भाईचारे के साथ रहें और समरसता का व्यवहार रखें। फिर क्या है, मिश्रित संस्कृति का महत्व एवं पालन। हमारा देश बहुलतावादी संस्कृति का देश है, तो सारी संस्कृति के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और हर नागरिक को दूसरे की संस्कृति का आदर करना चाहिए। फिर आता है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, अर्थात पर्यावरण संरक्षण के संबंध में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहिए। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और मानवता और ज्ञान अर्जन के लिए उद्यत रहना चाहिए। यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब है कि कोई नागरिक दकियानूस नहीं होगा, वो रूढ़िवादी परंपरा या अंधविश्वास से ग्रसित बातों को ध्यान में नहीं रखेगा, बल्कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करेगा। फिर क्या है, 9वें में कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा से दूरी बनाकर रखना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य होगा। जैसे रेलवे की संपत्ति हो, सड़क हो, तो सड़क को हम नष्ट नहीं कर सकते, खड्डा नहीं खोद सकते, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी है। इसी तरीके से अन्य भी जो सार्वजनिक सामान हैं, संपत्ति हैं, उनकी रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा और हिंसा में किसी तरीके का संलग्न नहीं होंगे, भाग नहीं लेंगे, शांति के साथ लोग रहेंगे। उसके बाद है कि व्यक्ति एवं सामुदायिक वृद्धि। कोई भी नागरिक जो है अपना व्यक्तिगत विकास करेगा जिससे कि समाज और देश का भी विकास
होगा, ऐसी भावना के साथ रहना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। 11वां संविधान संशोधन, 11वां जो कर्तव्य है वो क्या है, तो उसकी चर्चा हमने कर ली कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए उनके माता पिता और संरक्षक शिक्षा का मौका देंगे। तो ये थे मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ बातें जिसकी हमने चर्चा की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर बजा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।